आज के इस वीडियो में बातें करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जानेंगे क्या है म्यूचुअल फंड, कैसे उनमें निवेश किया जाता है, क्यों करना चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश। तो इन्हीं सब बातों पे एक वीडियो बनाने का प्रयास है ये। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, सारे चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे हैं, विदाउट गोइंग टू मच डिटेल्स। ऐसी भाषा में बात करेंगे कि साधारण जनता सबको समझ में आए, सब कोई जान सके कि क्या है म्यूचुअल फंड्स। तो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटी मार्केट के इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। सारे ऑफर डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं। और इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं समझा जाए कि ये कोई म्यूचुअल फंड स्कीम का रिकमेंडेशन है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन है। बिना अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के कंसल्टेशन के आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन ना लें। तो शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट से। हम जनरली सुनते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो बेसिक सा रीज़न है कि फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल को मीट करने के लिए हम कोई भी गोल बनाते हैं, हम कोई इच्छा है, हमारा कोई गोल है फ्यूचर के लिए, कि या हमारे बच्चों का कोई गोल है, या कोई भी चीज़ खरीदनी है, हमें किसी भी चीज़ की इच्छा अगर होती है तो कहीं ना कहीं आकर वो पैसे की बात ज़रूर आती है। अगर हमें कोई घर खरीदना है, अपने लिए ज़मीन खरीदनी है, या कोई गाड़ी खरीदनी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है, या हमारे बच्चे बड़े होंगे या हो चुके हैं तो उनके मैरिज के लिए चिंता है, अपने रिटायरमेंट की चिंता है, हमें कहीं घूमने जाना है, कुछ खरीदना है, तो ये मतलब कोई भी गोल हो आपका, एंड में आपको पैसे का ही मामला आता है कि कैसे पैसे इकट्ठा किए जाए उस गोल को पूरा करने के लिए, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक सा गोल ये होता है कि फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल को मीट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एक डिफरेंस जो हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में समझना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें फ्यूचर गोल्स के लिए सेविंग करनी चाहिए, बट क्या सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और क्या है डिफरेंस, राइट। तो बेसिकली सेविंग का मतलब, जैसे उसका वर्ड मीनिंग होता है किसी चीज़ को सेफ रखना, सेव करना, बचाना, राइट। तो मनी को आप बचा कर रखते हैं, आप बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं, राइट। सेविंग अकाउंट में बैंक बोलता है कि ठीक है, हम आपके पैसे को बचा कर रखेंगे, उसके बदले में हम आपको 2-3%, 4% का सालाना रिटर्न देंगे, इंटरेस्ट रेट देंगे, राइट। आपका पैसा एज ए उधार बैंक के पास है, तो बैंक आपको बोलता है कि चलो ठीक है, तुमने इतने दिन तक पैसा रखा, 1 साल तक रखोगे तो मैं तुम्हें एक 3%, 2%, 2.5%, 4%, जो भी बैंक का रेट है ब्याज दर के अनुसार, वो आपको रिटर्न देता है। तो आपके पैसे को वो सेफ रखता है, राइट। सेविंग अकाउंट, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप नहीं देखोगे कि उस पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा है, वो सेविंग अकाउंट होता है। और इन्वेस्टमेंट उसका नेक्स्ट स्टेप होता है। आपने जो गोल डिसाइड किए हैं उसके लिए आप सोच रहे हैं कि जो भी पैसे हमने बचाए, अब उसको किसी ऐसी जगह लगाएं सो दैट कि हमें कुछ प्रॉफिट आए, वो पैसा थोड़ा बढ़े, ज़्यादा बढ़े। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली सेविंग के बाद होता है। आप पहले पैसे बचाते हो, सेव करते हो, तब उस पैसे को कहीं लगाते हो, कहीं किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी एसेट में, कहीं ऐसी जगह लगाते हो कि आपको वो पैसा बढ़ता हुआ नज़र आए, ज़्यादा तेज़ गति से बढ़े, ये आपकी चाहत होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट का मूल फंडा होता है कि आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, और जब कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। सेविंग अकाउंट में रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता। आपको बैंक में अगर आपका खाता है तो सरकार बोलती है कि ठीक है, आंधी आए, तूफान आए, या उस साल सूखा पड़े, बाढ़ आ जाए, लेकिन आप बैंक में अगर आपके पैसे जमा है तो आपको 3.5%, 4% जो भी रिटर्न है वो आपको बैंक इंटरेस्ट रेट देगी, राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ होते हैं रिस्क, ठीक है। बट ये दोनों टर्म जो है वो रिलेटेड हैं,
आप इन्वेस्टमेंट तभी करोगे जब आपके पास कुछ पैसे बचे होंगे, आप कुछ पैसे बचाओगे, कहीं ना कहीं से कटौती करोगे अपने जो मंथली सैलरी है या मंथली इनकम है उसमें से कुछ चीज़ों पे आप कटौती करोगे कहीं इधर उधर से बचा के, तब आप उस पैसे को, सेव किए हुए पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो दोनों मतलब प्रोसेस, एंड गोल तो वही है कि कुछ फ्यूचर फाइनेंशियल गोल को मीट करना है, बट उसके लिए फर्स्ट स्टेप इज़ सेविंग एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ इन्वेस्टिंग, राइट। तो इन्वेस्ट करते हैं तो कहाँ करें, आपके सामने ये सवाल आएंगे कि इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं। तो आपके पास इन जनरल 5 ऑप्शंस रहते हैं जिनको हम एसेट क्लास भी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन रहता है कैश, जैसे आपका सेविंग अकाउंट हो गया, आपके वॉलेट में हो गया, आपके पास जो हार्ड कैश होता है वो, कुछ लिक्विड फंड्स होते हैं, वो होता है कैश। दूसरा एसेट क्लास होता है फिक्स्ड इनकम, यानी आपने किसी को उधार दिया, उसके बदले में वो आपको कुछ इंटरेस्ट देगा, जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, या कोई डेट फंड लेते हैं, या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पीएफ में पैसा आपका जमा होता है, सरकार डिक्लेयर करती है कि भाई इस साल हम पीएफ में इतना % रिटर्न देंगे, मतलब वो सुनिश्चित रहता है कि आपको कुछ रिटर्न परसेंटेज मिलेगा उस पर्टिकुलर इनकम, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे, राइट। तो ये हो गया फिक्स्ड इनकम। नेक्स्ट होता है कमोडिटी, जैसे आप सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बहुत लोग क्रूड ऑयल या बाकी सारी कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। कमोडिटीज़ भी एक एसेट क्लास है। फोर्थ एसेट क्लास रियल एस्टेट, यानी आपने कहीं ज़मीन खरीदी, कोई फ्लैट खरीदा, कोई प्रॉपर्टी ली, ठीक है। ये आपको चौथा एसेट क्लास हो गया। पांचवा एसेट क्लास होता है इक्विटी, यानी किसी के बिजनेस में कोई हिस्सा खरीदना, शेयर खरीदना, राइट। तो स्टॉक्स हो गए, इक्विटी फंड्स हो गए, ETF हो गए, इंडेक्स फंड्स हो गए, ये इक्विटी पे होती है और हमारा मेन फोकस इक्विटी पे ही होगा। हम देखेंगे आगे क्यों, राइट। इन चारों के रिटर्न्स भी आप देखोगे तो आप देखोगे कि इक्विटी का जो रिटर्न होता है वो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म जब हम बोल रहे हैं तो 8, 10, 15, 20 साल की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में इक्विटी क्लास के रिटर्न ने बाकी सारे एसेट क्लास को बीट किया है। मतलब सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको इक्विटी क्लास में मिला है। लोग वैसे भी बोलते हैं कि भाई बिज़नेस में बहुत पैसा है, बिज़नेस में बहुत पैसा है। आप अपने आसपास भी देखोगे तो बहुत सारे बिजनेसेस आपको नज़र आएंगे। आप बैंकों में जाते हैं, बैंक भी एक तरह का बिज़नेस कर रही है। आप रेलवे में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं, आप के घर में पंखे लगे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, सीमेंट, आपका घर, आप कोई घर बना रहे हैं तो मतलब कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो भी कहीं फैक्ट्रियों में बन रहा है, वो भी बिज़नेस है। तो बिज़नेस के बहुत सारे रूप आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, आप उसमें मतलब जो कंपनी जो टूथपेस्ट बनाती है या फिर साबुन बनाती है, ये सारे बिजनेसेस हैं, ऑयल है, राइट। तो ये सारे बिजनेसेस हैं और उससे जो सारी कंपनीज आप देखोगे उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स यानी इक्विटी आप खरीद कर उनके बिजनेस में भागीदारी ले सकते हैं, आप उनके बिजनेस में हिस्सा ले सकते हैं। और जैसे जैसे उनका बिजनेस अच्छा करेगा वैसे वैसे आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर आते हैं हम इन्वेस्टमेंट, अगर आप कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें सेफ्टी क्या है, राइट। कि आपने गोल्ड खरीदा, सोना खरीदा, तो आप समझते हैं कि भाई वो सेफ़ है, पैसा उसमें सेफ्टी है एटलीस्ट, मतलब जब तक आपके पास वो सोना है तब तक वो सेफ़ है। अब कहीं गिर गया या चोरी हो गया या समथिंग हो गया, उस टाइप का रिस्क है उसमें, बट इन जनरल उसके अगर कॉस्ट का हुआ तो ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट आपके सोने का भाव आधा हो जाएगा या ओवरनाइट लगातार मतलब अचानक से 20% गिर जाएगा। जनरली ऐसा होता नहीं, हुआ नहीं है, तो सेफ्टी है उसमें, करेक्ट। लिक्विडिटी मतलब कितना इजीली आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में। जैसे आपके पास कैश होता है तो वो काफ़ी लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब होता है तरल। पानी कैसा है, आपके पास पानी है मतलब तरल है बिल्कुल, वो उसको जिस भी वेसल में डाल दीजिए वो उसका रूप ले लेता है अकॉर्डिंगली, वो मतलब इधर से उधर आराम से जा सकता है, तो उसमें काफ़ी लिक्विडिटी है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कैश की। आपको जब भी चाहिए आप ATM जाते हो, आजकल UPI है,
ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हो, एटीएम से पैसा आता है, आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो, तो जब आपको चाहिए वो अवेलेबल होता है आपके लिए। तो इस तरह की स्थिति को बोलते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट लिक्विड है या वो एसेट क्लास लिक्विड है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की, ज़मीन या फ्लैट। ऐसा तो होता नहीं कि आज अचानक ज़रूरत पड़ी तो शाम को 6 बजे आपने कोई नया फ्लैट ख़रीद लिया या नई ज़मीन ख़रीद ली, या अगर जब ज़रूरत पड़ी तो अचानक आपने दिन में 12 बजे 2 बजे जाकर कोई ज़मीन बेच दिया। ऐसा होता नहीं है। ज़मीन ख़रीदने में भी आपको महीनों लग जाते हैं। अच्छा, आप देखते हैं, जांच परख के डॉक्यूमेंट्स लेके उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑल, तो ये सब करते करते आपको काफ़ी टाइम उसमें लगता है। तो वो जो एसेट क्लास है रियल एस्टेट, वो लिक्विड नहीं है बहुत, करेक्ट। नेक्स्ट आता है रिटर्न, कि आपने जो भी एसेट क्लास लिया है उसका रिटर्न कैसा है, कितना रिटर्न उसमें मिल रहा है, कितना क्या वो अच्छा रिटर्न दे रहा है या ख़राब दे रहा है, किस हिसाब से दे रहा है। तो आप कहीं भी मतलब आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि डिफरेंट एसेट क्लासेस के रिटर्न क्या क्या है, तो आपको पता चल जाए। आपको पता है कि कैश में यानी बैंक अकाउंट में आप डालते हो पैसा तो 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है तो वो बोलता है कि भाई इतना डालोगे तो 6% देंगे और समथिंग। तो ये रिटर्न आपको वहाँ आते हैं कैश में। आपको एफडी और ये सब में 7%, 6%, 8% मैक्सिमम रिटर्न मिलते हैं। 8-9% का आई थिंक कि मैक्सिमम है जो आपको पोस्ट ऑफिस में मिलता है। देन आप गोल्ड और इन सब की बातें कर लो, बट आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि इक्विटी क्लास का रिटर्न सबसे ज़्यादा है उसमें। अब कन्वीनियंस मतलब कितनी आसानी से वो इन्वेस्टमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने बात की कि ज़मीन में ट्रेड करना मुश्किल है, आप ऐसा मतलब इतना लिक्विड है नहीं, प्लस उसका नेक्स्ट आइटम जो आप टिकट साइज़, मतलब कि कितना पैसा चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट में या उस एसेट क्लास में ट्रांजैक्शन करने के लिए। आप अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 रुपये हैं तो ऑब्वियसली आप एटीएम में 1000 रुपये, या आपको 1000 रुपये चाहिए तो आप एटीएम से निकाल सकते हो। एटीएम में अगर जमा करना है बैंक में तो फिर से वापस आप बैंक में जाकर जमा कर सकते हो। बट अगर आपके पास 1000 रुपये है तो गोल्ड ख़रीदना है तो फिर थोड़ा मुश्किल है भाई। 1000 रुपये का गोल्ड मतलब आप सोच लो कितना गोल्ड आएगा, या आपको गोल्ड बेचना है तो वो भी मुश्किल है कि भाई 1000 रुपीज़ का अभी आजकल का रेट देख लो तो आई थिंक कि 6500-7000 के आसपास का गोल्ड चल रहा है। तो 1000 रुपये में आपको कितना गोल्ड मिलेगा, या आप बेचोगे तो 1000 रुपये आपको मिलेंगे या नहीं, कितना गोल्ड आप दे पाओगे, सब ये काफ़ी मुश्किल है उसमें, राइट। तो टिकट साइज़ बड़ा हो जाता है वहाँ पे। रियल एस्टेट की बात करें तो टिकट साइज़ और बड़ा है, राइट। ज़मीन तो आप 1000 रुपये में या फ्लैट 1000 रुपये का आप सोच नहीं सकते, करेक्ट। अब उस इंस्ट्रूमेंट की या उस एसेट क्लास की टैक्सेबिलिटी क्या है, क्या वो टैक्सेबल है या नहीं है, कितना टैक्स कटेगा, ये सारी चीज़ें आप देखते हो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट। फिर उसके आप, चूँकि इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क आता है तो रिस्क भी आप इवेलुएट करते हो। तो रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात की लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी का रिस्क हो सकता है कि आपको जब पैसा चाहिए तब नहीं मिला। ज़मीन की बात कर रहे थे हम, पैसा चाहिए तो अचानक से मिलता नहीं है, उसमें आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने लग जाएंगे। जबकि कैश में आपको लिक्विडिटी काफ़ी है, आप जब चाहो एटीएम से निकाल सकते हो, जब चाहो नेट से ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब होता है क्रेडिट रिस्क। आपने किसी को उधार दिया तो आपके पास क्या रिस्क हो सकता है कि जब आप उधार वापस लेने गए या इंटरेस्ट उससे मांगने गए तो वो बोल रहा है कि भाई अभी तो दिक्कत है, या तो हम तुमको थोड़ी देर बाद डिले करके देंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। तो ये आपको क्रेडिट रिस्क हो गया। जब हम सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, इक्विटीज़ की बात करते हैं, तो उनके साथ मार्केट रिस्क होता है। तो मार्केट रिस्क मतलब कि भाई स्टॉक हमने ख़रीदा, कोई इक्विटी खरीदी, शेयर खरीदा, बट पूरा बाज़ार उस समय कुछ तो हुआ, कुछ वार हुआ। अभी फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले हो गया था, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध हो गया था, तो पूरी दुनिया भर के बाज़ार उससे अफेक्ट हो गए थे। सबके यहाँ मतलब लगा कि पता नहीं ये होगा वो होगा, रशिया से इंपोर्ट कैसे होगा, यूक्रेन से पाम ऑयल आता है उस पर अफेक्ट पड़ा, महंगाई बढ़ी, ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं सबको। तो ये हो गया, और उसके चक्कर में सब पूरी सारी जितने भी स्टॉक्स होते हैं या जितने भी सिक्योरिटीज़ होते हैं सबका प्राइस गिरता है। तो वो हो गया मार्केट रिस्क। अब प्राइस रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल आपने
आपके पास गाड़ी बनाने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जैसी गाड़ियाँ बनाने वाली बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो बना रही हैं, राइट? आपको पता ही है नाम। बहुत सारी कंपनियां हैं जो 2 व्हीलर बना रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो 4 व्हीलर बना रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ट्रक्स एंड हेवी व्हीकल्स बना रही हैं। अब सपोज़ अभी न्यूज़ है कि चलो मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, सारी गाड़ियां बहुत बिक रही हैं, तो सारी कंपनियां अच्छी कर रही हैं, उसमें आपने किसी का स्टॉक खरीद के रख लिया। बट सडनली न्यूज़ आया कि भाई इस महीने जो था 10 कंपनियों के जो स्टॉक थे जो गाड़ियाँ बनाती थी, उसमें से 8 कंपनियाँ तो बहुत अच्छा कर रही थी, बट ये 2 कंपनियाँ जो हैं वो ख़राब कर रही हैं, मतलब उनकी तो गाड़ियाँ ही नहीं बिक रही हैं। बाकी 8 कंपनियों की बिक रही हैं, इन दोनों की नहीं बिक रही हैं, तो क्या होगा? बाकी 8 कंपनियों के शेयर तो अच्छे बढ़ेंगे, उसका प्राइस बढ़ेगा, बट इन दोनों कंपनियों के शेयर के प्राइस गिर सकते हैं। ये हो गया आपका प्राइस रिस्क। ऑल्दो मार्केट अच्छा है बट और सेक्टर भी अच्छा है, मतलब गाड़ियाँ भी अच्छी बिक रही हैं, बट उस सेक्टर में ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अंडर परफॉर्मर है। तो अंडर परफॉर्मर है तो इन दोनों के शेयर पे असर पड़ेगा, शेयर का प्राइस गिरेगा, जबकि 8 शेयर भागेंगे, 2 शेयर गिरेंगे। तो आपको अब ये नहीं पता होता कि कौन कब क्या होगा, कब किसके रिजल्ट होगा। आपको सब कुछ पे नज़र रखना पड़ता है, बाज़ार कैसा कर रहा है और बाज़ार में वो सेक्टर या वो कंपनियां कैसा कर रही हैं, उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप निवेश करते हो तो आपको ध्यान देना पड़ता है एज ए रिस्क। देन अगेन इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि हमने बात की बॉन्ड्स की, कि सरकार का जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, सरकार के जो बॉन्ड्स होते हैं, या बहुत सारे मतलब प्राइवेट भी होती हैं, तो उन सब में आपके निवेश हैं। डेट ऑल्दो वो डेट है, लेकिन सरकार ने अभी आप देख रहे होंगे कि हाँ, सारे देश जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो सब ने अपने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखे थे। और जैसे जैसे अब इंटरेस्ट रेट कम होगा, सरकार जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम करेगी, तो उसका बॉन्ड पे उल्टा प्रभाव पड़ता है। जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है इंटरेस्ट रेट, तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स के प्राइस गिरते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ते हैं। तो ये भी आपका रिस्क है, राइट? इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप सारे एसेट क्लास में निवेश कर रहे हैं, तो करेक्ट। अब हम चूँकि इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं कि इक्विटी में क्या सब होता है। तो हमने बात की कि आपके चारों तरफ जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके स्टॉक लिस्टेड है। तो स्टॉक लिस्टेड है का क्या मतलब है? कहाँ पे लिस्ट होंगे, कहाँ पे आप उन स्टॉक पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कहाँ आप उनके शेयर खरीद सकते हैं? तो वो स्टॉक लिस्टेड होते हैं एक्सचेंजेस पे। इंडिया में जो मेजर एक्सचेंजेस है, फॉर एग्जांपल NSE, BSE, MCX। तो NSE, BSE पे मेजरली आपको इक्विटीज़ ट्रांजैक्शन स्टॉक्स शेयर्स आप खरीद सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। MCX पे कमोडिटीज़ यानी सोना, चांदी, नेचुरल गैस, ये सब के ट्रेडिंग इन सब की ट्रेडिंग होती है। तो इन सब को ये सारे एक्सचेंजेस हैं, और इन पे स्टॉक, कमोडिटी, डेरिवेटिव एट्सेट्रा ट्रेडिंग होती है, राइट? सारे स्टॉक आप इन्हीं पे जाके खरीदते हैं, इन्हीं पे लिस्ट होते हैं। और इन सारे स्टॉक मार्केट के एक्सचेंजेस में 5000 से ज़्यादा कंपनियों के स्टॉक लिस्टेड हैं, करेक्ट? तो 5000 से ज़्यादा कंपनियों के स्टॉक लिस्टेड हैं, तो उनके बारे में भी बात करते हैं कि भाई इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो कौन सा स्टॉक किस तरह के क्लासिफिकेशन में आता है। तो अगर मार्केट कैप यानी उनका कितना मार्केट वैल्यू है, उसके बेस पे बात करें, तो क्लासिफिकेशन किया गया है उनको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं इंडिया की, मोस्टली ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं। आप सर्च कर सकते हो कि लार्ज कैप कौन सी है, टॉप 100 कंपनियों का लिस्ट आपको मिल जाएगा। इवन आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के भी लिस्ट आपको सारी मिल जाएंगे कि टॉप 100 कंपनियां कौन है। नेक्स्ट 150 कंपनी को मिड कैप बोलते हैं, और उसके बाद की जो सारी कंपनियां हैं वो सब स्मॉल कैप मेजरली कही जाती हैं। तो लार्ज कैप मतलब कि उनका बिज़नेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, वो काफ़ी सालों से काम कर रही हैं, उनके पास अच्छा खासा रिजर्व है। मिड कैप है मतलब वो कंपनियां जिनके पास पोटेंशियल है कि वो अब आगे बढ़ के और बड़ा बिज़नेस बना सकती हैं और अच्छा कर सकती हैं। मे बी वो कुछ दिन अगर अच्छा परफॉर्म करे तो मे बी लार्ज कैप भी बन सकती हैं। और स्मॉल कैप है जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो मतलब उनके पास कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो मिड कैप बन जाए, मे बी
कुछ सालों बाद लार्ज कैप में भी आ जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। बट अभी के हिसाब से तो वो स्मॉल कैप है, मतलब उनका बिजनेस स्मॉल है और उनका जो टॉप की 100 कंपनियां और उसके बाद की 150 कंपनियां, मतलब 250 कंपनियों के बाद उनका नंबर स्टार्ट होता है 251 से लेके या 5000 से ज़्यादा जो भी कंपनियां लिस्टेड है सब आप स्मॉल कैप ही समझ लीजिए। तो वो सारे स्टॉक हैं। अब उसमें कैसा होता है कि लार्ज कैप के आप रिटर्न वाइज देखोगे तो लार्ज कैप का रिटर्न थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल होता है, थोड़ा कम होगा बट स्टेबल होगा। मिड कैप का थोड़ा ज़्यादा होगा बट थोड़ा लिटिल बिट अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल इन द सेंस कि वोलेटाइल होगा, मतलब कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है टाइप से। स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब ये कंपनियां भागेंगी तो बहुत रिटर्न देंगी और गिरेंगी तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आपका डुबा देंगी। तो रिस्क के मामले में लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क आपको होता है, मिड कैप में उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, राइट। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम इन्हीं सारे स्टॉक्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि हमने रिस्क की बात की। और एक बार फिर से हम लार्ज कैप और इन सब के अगर आप प्राइस को देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक हैं जो 2000 रुपये के हैं, 4000 रुपये के हैं, 10,000 रुपये के हैं, इवन कि कोई एक स्टॉक तो मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर का है। तो ये बहुत मुश्किल है आपके लिए जज करना कि कौन सा स्टॉक खरीदें। इवन मिड कैप्स में भी आप कौन सी कंपनियां, मतलब 5000 से ज़्यादा कंपनियों का जब ऑप्शन आपके पास है स्टॉक्स का, तो आप कौन सी कंपनियां खरीदेंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी अच्छा करने जा रही है? क्योंकि आपको हमेशा उन कंपनियों पे नज़र रखनी पड़ेगी। प्लस अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो पूरा मार्केट पे भी हमेशा नज़र रखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा कर रहा है, कब, मतलब ग्लोबल सिचुएशन क्या है, इंटरनल सिचुएशन क्या है, सरकार की पॉलिसीज़ क्या है, कहीं सरकार बदल गया उसका क्या असर होगा, इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं हो रहा, वो ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको हमेशा नज़र रखना पड़ेगा। तो इन सब से बहुत मुश्किलें होती हैं आम जनता को, जिनको जो अगर आप ऑलरेडी कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि दिन भर आप नज़र गड़ाए रहें अपने सारे निवेश पे कि कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है, कौन सा, मतलब इतना ज़्यादा रिसर्च पे टाइम देना और इन्वेस्ट करना, अनलेस कि मतलब आप 24 घंटे यही कर रहे हैं तब तो सही है, क्योंकि आपका मेन बिजनेस ही यही है, मतलब आपका मेन फोकस यही है। बट ऑब्वियसली 24 घंटे हम इस पर नज़र नहीं डाल रहे। हमने तो पैसा डाला भाई, हमने छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए, अचानक से कोई न्यूज़ आई, पता चला कि आपका वो सेक्टर गिर गया या पूरा मार्केट ही क्रैश हो गया या वो कंपनी ही ख़राब परफॉर्मेंस कर गई। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी ख़राब है, किस में निवेश करें नहीं करें? 5000 से ज़्यादा ऑप्शन है, तो ये काम आपके लिए करता है म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली हम अगर बात करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश की, तो हम म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते, म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी मार्केट या अदर एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। जनरली हम लोग मतलब बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, बट उसमें मतलब वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, वी आर इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स इनटू इक्विटी मार्केट्स और मे बी अदर एसेट क्लासेस। डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, राइट। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसके थ्रू हम एक्सपोजर लेते हैं, हम खरीदते हैं या हम निवेश करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस लाइक इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, बॉन्ड में, एट्सेट्रा में म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं। और जैसा हमने बात किया कि बहुत सारी कंपनियों के शेयर बहुत महंगे होते हैं, 10,000 रुपये के हैं, 20,000 के हैं, 5,000 के हैं, 2,000 के हैं। तो बहुत मुश्किल है हर निवेशक के लिए कि हर महीने हम अगर लेट से मैंने टारगेट किया कि किसी कोई ऐसा शेयर चाहिए जो 10,000 रुपये का है, अगर 10 शेयर भी खरीदने जाएंगे तो मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, राइट, सबके लिए। तो आम निवेशक जो 1,000, 2,000, 5,000 से निवेश करना चाह रहा है वो क्या करे? म्यूचुअल फंड इसको आसान बना देता है, क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे हमारे आपके जैसे हज़ारों लाखों इन्वेस्टर रहते हैं वहाँ पे। अब वो हज़ारों लाखों इन्वेस्टर अगर हज़ार या 10,000 रुपये भी देते हैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को, तो उसके पास करोड़ों रुपए आते हैं। उस करोड़ों रुपए से वो उन सारे स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं और उस जितने भी स्टॉक्स बाई हुए उसमें फिर सारे निवेशकों का हिस्सा रहता है, जो भी इन्वेस्टर रहते हैं म्यूचुअल फंड के। तो बेसिकली उसमें पूलिंग
होता है, सारे मनी को पूल किया जाता है बहुत सारे लोगों का, और उस पूल्ड मनी को डिफरेंट ऑप्शंस में वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। तो जनरली म्यूचुअल फंड का प्राइमरी गोल होता है कि इन्वेस्टर के अर्निंग को बढ़ाना, बेसिकली उनके इनकम या उनका वेल्थ जनरेट करना, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपने स्कीम सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग उस म्यूचुअल फंड मैनेजर का प्राइमरी गोल यही है कि आपके आपके यानी इन्वेस्टर के अर्निंग को, इनकम को या वेल्थ को बढ़ाना। तो म्यूचुअल फंड स्कीम के कैटेगरीज़ की बात करते हैं, तो जैसे हमने इक्विटी में देखा कि वहाँ पे लार्ज कैप होता था, स्मॉल कैप होता था, मिड कैप होता था, यहाँ भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज़ है। तो फॉर एग्जांपल इक्विटी स्कीम्स होती हैं, यानी वैसे म्यूचुअल फंड जो मेजरली आपका इक्विटी यानी स्टॉक में ही पैसा उसका लगेगा। देन हाइब्रिड होता है जिसमें इक्विटी के साथ साथ डेट में भी पैसा आपका लगेगा। कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड होते हैं, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन फंड, ग्रोथ एट्सेट्रा के लिए पैसे लगा रहे हैं, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में आते हैं। कुछ डेट स्कीम है, यानी कि केवल हम वैसे इंस्ट्रूमेंट में इनका पैसा लगता है जो डेट ओरिएंटेड है, यानी कि इनका रिटर्न थोड़ा सा फिक्स होता है। फिक्स होगा तो ऑब्वियसली कम होगा कि इनको पता है कि भाई मुझे इतना रिटर्न मिलने ही वाला है, क्योंकि इनने कुछ डेट टाइप के इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया है। तो आप देख सकते हो कोई भी ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इन सब का रिटर्न आप देख सकते हो जनरली कम ही रहता है, बट ये डेट स्कीम होते हैं। देन अदर स्कीम्स, फॉर एग्जांपल इंडेक्स फंड आते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF आते हैं, ओवरसीज़ डोमेस्टिक जिनको फंड ऑफ फंड्स भी बोल सकते हैं, उन सब टाइप के भी फंड्स होते हैं। तो ये सारे कैटेगराइजेशन किए गए हैं और ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है, आपका गोल क्या है, किस समय का कितना टाइम होराइजन है, और ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू लेने पे एडवांटेज क्या है हमारे पास? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है कि म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, वो किसी भी कंपनी को म्यूचुअल फंड्स हो, वो एक प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। उनके पास अच्छे खासे यू कैन से कि लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, मैनेज करना उनको आता है, वो इसी क्षेत्र से होते हैं, उनको अच्छे खासी डीप आइडिया होते हैं, और वो जानते हैं कि मतलब वो दिन भर यही एनालिसिस करते हैं कि कब कहाँ पैसा लगाना है, किस स्टॉक में लगाना है, कहाँ से निकलना है। तो ये सारी टेंशन हमारे ऊपर से हट जाती है, राइट। देन पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन, आपको हमने बात की थी मार्केट रिस्क की या प्राइस रिस्क की। तो प्राइस रिस्क का मतलब क्या है कि कोई कंपनी, 10 कंपनियों में से 8 कंपनियों के शेयर अच्छे हैं, 2 कंपनियों के ख़राब हैं। तो ऐसे में अब किसको कैसे पता है कि डाइवर्सिफाई हम कैसे करें? डाइवर्सिफाई मीन्स कि मल्टीपल जगह पे लगाना, तो मल्टीपल कंपनियों में पैसा लगाना या मल्टीपल सेक्टर्स में पैसा लगाना, वो सारे डाइवर्सिफिकेशन ये हमारे लिए करते हैं। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है इसमें, लिक्विडिटी है, मतलब आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। जनरली आप इन्वेस्टमेंट जब आप विड्रॉ भी करते हो, इनके पास ऑप्शन भी हैं, कन्वीनियंट ऑप्शन टू इन्वेस्ट एंड टू विड्रॉ। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत सारे, आप नेट बैंकिंग, चेक, UPI, मैंडेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। देन विड्रॉ करने का भी है, तो अब तो बहुत आसान हो गया है, आप ऑनलाइन या फिज़िकल जैसे भी आप रिक्वेस्ट कीजिए, और तीसरे चौथे 3 to 4 वर्किंग डेज़ में पैसा आपके अकाउंट में सीधे आपके अकाउंट से कटता है, आपके अकाउंट में वापस आता है। लिक्विडिटी भी काफ़ी है। ट्रांसपेरेंसी है कि जो भी चार्ज ये काट रहे हैं वो सब पहले से मेंशन है कि भाई इतना चार्ज लग रहा है, इतना या उस समय उस फंड की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता रहती हैं। सबका ऐप है, सबका इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे है। तो ट्रांसपेरेंसी काफ़ी है, कन्वीनियंट ऑप्शन है। टैक्स बेनिफिट, बहुत सारी स्कीम्स, फॉर एग्जांपल एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जैसे ELSS जिसको बोलते हैं, जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है, और ये टैक्स बेनिफिट भी आपको देते हैं। अगर आप 80C इनकम टैक्स एक्ट का जो 80C है, जिसके अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए तक पे टैक्स बचा सकते हैं निवेश करके,
तो इन सब टाइप के स्कीम्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। रेगुलेटरी कंफर्ट है, मतलब ये सारी चीज़ें रेगुलेटेड है, हमने देखा सेबी और एमफी ये सब पूरा इनका रेगुलेशन रहता है सारे म्यूचुअल फंड्स पे, तो रेगुलेशन से बाहर ये कुछ नहीं कर सकते। तो आप मतलब निगरानी में है सेबी की, तो आपका पैसा सुरक्षित है म्यूचुअल फंड में। सुरक्षित इन द सेंस कि रेगुलेशन के अंदर है, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क है हमारे पास, सेफ हमने देखा कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क है, राइट। बट सुरक्षित कहने का मतलब कि रेगुलेटरी कंफर्ट है यहाँ पे, कि आपको पता है कि कोई तो है जो ये सारा कुछ निगरानी कर रहा है, ये कुछ गलत चीज़ें होने से रोकेगा म्यूचुअल फंड्स में, राइट। अब कौन सी स्कीम कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन सा सेक्टर कैसा कर रहा है, कौन सा स्टॉक कर रहा है, वो तो डिपेंड करेगा कि मार्केट अप है, कभी मार्केट डाउन है। कोविड का टाइम था तो सारा पूरी दुनिया ही बंद थी, सब बिजनेस ही बंद था, तो ऑब्वियसली सारे स्टॉक्स डाउन थे। तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड आपने ख़रीदा हो, सब वहाँ पे डाउन था, सबकी वैल्यू गिरी हुई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड आपने ख़रीद लिया है, स्टॉक ख़रीद लिया तो वो हमेशा अप ही जाएगा, वहाँ से वो नीचे भी जा सकता है। तो इसके लिए ये तो रिस्क है, ये तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इसी पे हम आते हैं कि रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो रिस्क प्रोफाइल मतलब जो इन्वेस्टर है वो उसके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी क्या है, और क्या वो सही में मतलब उसकी विलिंगनेस क्या है रिस्क लेने की, वो चाह रहा है या नहीं कि मैं रिस्क लूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपसे अगर पूछूं कि आप 20,000 रुपये अगर आपका नुकसान हो जाए तो आप तैयार हैं उसके लिए। तो अगर आपने 20 लाख रुपए लगाए होंगे तो आपके लिए 20,000 रुपये ठीक है यार, मतलब 20 लाख लगाए हैं, चलो 20,000 का नुकसान भी होगा तो सह लेंगे। लेकिन किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाए हो तो फिर 20,000 उसके लिए बड़ा अमाउंट है। और अगेन किसी ने केवल 50,000 रुपये लगाए हो तो, या साल में केवल 50,000 रुपये लगा सकता हो तो फिर उसके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है 20,000। तो बोलेगा अरे यार 50,000 मैंने लगाया और 20,000 का नुकसान ही हो जाए तो मतलब बहुत मुश्किल है यहाँ पे करना। लेकिन जिसने 20 लाख लगाए हैं उसके लिए ठीक है यार, 20 लाख में 20,000 इज़ लाइक 1%, सह लेंगे। तो क्या आपकी एबिलिटी है रिस्क लेने की उतनी? तो 20,000 जस्ट मैंने एक एग्जांपल कहा, ऐसा नहीं कि वो 20,000 इज़ द अमाउंट यू हैव टू टेक रिस्क ऑलवेज। ये जस्ट एक मैंने एग्जांपल बोला कि रिस्क प्रोफाइल को इवेलुएट करने का वही मतलब है कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आप कहाँ तक सह सकते हैं रिस्क। अगर आपने 50,000 लगाया तो आपको क्या लग रहा है कि अरे जब 5,000 से ज़्यादा नुकसान होगा तो नहीं भाई, मतलब मैं मैक्सिमम 5,000 ही नुकसान सह सकता हूँ। और दूसरा है कि सही में आप तैयार हैं कि नहीं रिस्क लेने को, विलिंगनेस है कि नहीं आपके पास। तो रिस्क प्रोफाइल यही इवेलुएट करता है। बिना रिस्क प्रोफाइल इवेलुएशन के आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि रिस्क लेने की क्षमता कितनी है और आप कितने तैयार हैं रिस्क लेने को। आप तैयार हैं कि नहीं। आपको केवल नहीं भाई मैं तैयार नहीं हूँ, मेरा अकाउंट में ही पैसा सेफ है, मैं 3.5-4% से खुश हूँ, मुझे रिस्क नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल जो 60 साल 70 साल के व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी कमाई की है, अपने अब उनके बच्चों की शादी की टाइम है या ज़िंदगी भर उन्हें सब कुछ सेव किया है, तो क्या वो स्टॉक मार्केट में उन्हें करना चाहिए या कहीं सेफ़ जगह डालना चाहिए? तो ऑब्वियसली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होगा कि सेफ़ जगह डालना चाहिए। भाई उनकी पूरी ज़िंदगी 70-80 साल की कमाई है, अब क्यों उनको रिस्क लेना? जो करना था या जो उनने कमाया ज़िंदगी भर, अब उसको क्यों रिस्क लेकर गंवाना है शेयर मार्केट में या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है? तो बेटर है कि उनको अब FD में डाल दें, या बेटर है कि वो बैंक में रखें जहाँ पे उनको उनका पैसा मतलब रिस्क नहीं है, ज़्यादा पैसा सेफ है। लेकिन हाँ, जो 20 साल 25 साल 30 साल के लोग हैं और जो लंबा सोच रहे हैं कि ठीक है मैं अपने रिटायरमेंट तक का रिस्क ले सकता हूँ, या मैं अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए देख रहा हूँ तो अगले 10-15-20 साल तक का रिस्क मैं ले सकता हूँ, तब तक ठीक है मार्केट गिरेगा भी तो मैं देख लूँगा, सह लूँगा, इतना रिस्क देख लूँगा, तो उनकी रिस्क प्रोफाइल कुछ अलग होगी। आपने कोई पैसा 6 महीने के बाद खर्च के लिए रखा है तो आपको 6 महीने के हिसाब से रिस्क सोचना होगा। लेकिन आपको इस पैसा रख के आप सोच रहे हो कि अगले 10 साल तक मैं टच नहीं करूँगा, ठीक है ये पैसा पड़ा रहेगा, तब उस समय आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग होगी। तो आप हर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल जांचना ज़रूरी है, और बिना इसके आपको किसी भी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या एसेट क्लास में। अपना रिस्क प्रोफाइल जांचिए। अगर आपको नहीं
आपको दिक्कत है तो फिर आप अपने एडवाइज़र से संपर्क कीजिए, या जो भी जिसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कराना चाहते हैं उससे संपर्क कीजिए। वो आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल बताएगा इवैल्यूएट करके। बिना इसके आप डिसीजन ना लें। देन आते हैं कि भाई हम सुनते हैं लंप सम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है, चलो ठीक है, मैंने रिस्क लेने की भी सोच लिया कि चलो ठीक है, अगले 10 साल तक मैं ये पैसा नहीं छूँगा, कुछ ना कुछ निवेश करूँगा। तो अब कौन से तरीके से निवेश कर सकते हैं? तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालने के 2 तरीके होते हैं, जिनको हम एक बोलते हैं लंप सम और दूसरा तरीका होता है SIP। तो SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर रेगुलर इंटरवल पे अगर आप पैसे डाल रहे हो तो उसको बोलते हैं SIP। अगर आप हर मंथ को, फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि हर मंथ के 5 तारीख को मैं 1000 रुपये डालूंगा किसी भी स्कीम में, कोई स्कीम मैंने सेलेक्ट कर ली, तो उसको बोलेंगे SIP मेथड। क्योंकि हर महीने के 5 तारीख को मैंने डिसाइड किया है कि मेरे अकाउंट से 1000 रुपये कटेंगे और उस पर्टिकुलर स्कीम में जाके इन्वेस्ट हो जाएगा, राइट। यानी उस स्कीम को के यूनिट्स खरीद लिए जाएंगे। तो इस तरीके को बोलते हैं SIP। और ये ज़रूरी नहीं कि हर महीने हो। अगर आप वीकली भी कर रहे हैं कि हर सप्ताह में खरीदना चाहता हूँ तो वीकली SIP बोलेंगे। हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने पे आप खरीदना चाहते हो तो उसको क्वार्टरली SIP बोलेंगे। अगर आप डेली खरीदना चाहते हो कि नहीं मैं डेली 500 रुपये डालूंगा तो उसको डेली SIP बोलेंगे। यानी SIP का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल पे पैसे डालना। तो 2 इंटरवल के बीच मतलब एक रेगुलर इंटरवल होगा जिसके बाद आप पैसा डालोगे। अब लमसम आता है दूसरा तरीका। लमसम का मतलब होता है एक बार पैसा डालना। यानी आपके मेरे पास आज 25,000 रुपये हैं, मैंने डिसाइड किया, एक स्कीम सेलेक्ट की कि ठीक है इस स्कीम में मैं डाल रहा हूँ, अगले जो भी 2, 4, 5, 10 साल के लिए मैं पैसे डाल रहा हूँ। तो एक बार अगर मैंने पैसा डाला उसको बोलते हैं लमसम। अब फिर 6 महीने बाद या 7 महीने बाद 8 महीने बाद मेरे पास फिर से पैसे आए 25,000 रुपये या 10,000 रुपये या 5,000 रुपये, मैंने फिर से किसी स्कीम में डाल दिया तो फिर उसको लमसम ही बोलेंगे। फिर से मुझे 3-4 महीने बाद कुछ पैसे आए तो एक इर्रेगुलर तरीके से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कभी 10 डाल रहा हूँ, कभी 15 डाल रहा हूँ, कभी 2 महीने बाद डाल रहा हूँ, कभी 6 महीने बाद डाल रहा हूँ। तो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को लमसम बोलते हैं। जब आप रेगुलर नहीं करते हैं, एक ही बार में आप अमाउंट डालते हैं, उसको बोलते हैं लमसम, राइट। अब SIP लमसम के साथ थोड़ा सा रिस्क अगेन यहाँ पे रिस्क ये होता है कि जिस समय फॉर एग्जांपल मेरे पास 25,000 रुपये आए या 50,000 रुपये आए और मैं पैसा आज डाल रहा हूँ, तो आज तो मैंने डाल दिया। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 3 महीने अगर मार्केट डाउन है तो मेरे पास ये मौका था कि भाई मैं नीचे के प्राइस पे ले सकता था, बट मैंने ऊपर जब मार्केट अप था, शेयर प्राइसेस अप थे, तो मैंने पैसा डाल दिया। तो ये खतरा है वहाँ पे लमसम के साथ। SIP के साथ ये है कि मार्केट जब अप होगा तो आपको कम यूनिट मिलेंगे, जब मार्केट डाउन होगा तो आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम के ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। तो आपका लॉन्ग टाइम में जो यूनिट्स का NAV या एवरेज होता है वो काफ़ी निचले साइड में हो जाएगा। मतलब आपका एवरेज नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब मार्केट अप हो रहा है तो ऑब्वियसली जब आप 1,000 रुपये अपने डाले और किसी स्कीम का प्राइस ज़्यादा है तो आपको कम यूनिट मिलेगा। और अगले महीने में लेट से उस मार्केट गिर गया या उस स्कीम का प्राइस गिर गया तो आपको ऑब्वियसली 1,000 रुपये में ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। तो आपने कम दाम में ज़्यादा यूनिट खरीदे और ज़्यादा दाम में कम यूनिट खरीदे, तो आपका एवरेज नीचे के साइड में, एवरेज हमेशा जो उसकी NAV होती है, जो प्राइस होता है, उसके नीचे के साइड में ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। तो ये इसको बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। और इसका काफ़ी लॉन्ग टर्म में इसी का इफ़ेक्ट होता है कि जब लॉन्ग टर्म में जब आप 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद बेचोगे तो आप, ये देखा गया है कि जो करंट NAV है उससे आपका जो बाइंग प्राइस है वो नीचे ही रहता है। यानी आप प्रॉफिट में ही आओगे जब आप 10 साल 15 साल बाद बेचोगे। तो ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा होता है। दूसरा हो कि आप इन्वेस्टमेंट, आपका डिसिप्लिन भी बन जाता है। कोई चीज़, जनरली हम कहते हैं कि कोई चीज़ 21 दिन तक करो तो वो आदत पड़ जाती है। तो अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 3-4 महीने तक फॉलो किया, 6 महीने तक फॉलो किया, अब आपको उसके बाद आदत पड़ जाएगी कि भाई मेरे 5 या 6 तारीख को तो 1,000 रुपये कटने वाले हैं, मुझे तो अकाउंट में मेंटेन रखना है पैसा। तो आपके बाकी खर्चों पे आप थोड़ा लगाम लगाओगे। अब जैसे जैसे आपको रिटर्न मिलेगा, आपको थोड़ा 5 साल या 2 साल 3 साल 4 साल अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मतलब यहाँ तो अच्छा रिटर्न मिल रहा है मुझे,
तो फिर आप और ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि नहीं यार, थोड़ा सा और पैसा बचा लेते हैं, थोड़ा यहाँ खर्च कम कर देते हैं, थोड़ा वहाँ कर देते हैं, इधर थोड़ा पैसा डाल देते हैं। कभी लमसम 10-15 हज़ार आया तो उस समय डाल देते हैं। अच्छा, आज मार्केट गिर गया हुआ है, अच्छा मौका है, वही स्कीम सेम स्कीम के प्राइस मुझे मतलब कम में मिल रहा है, तो चलो आज 10,000 डाल देते हैं ऐसे। तो ये अप्रोच आपका डेवलप होगा धीरे धीरे। और SIP का फ़ायदा ये है कि आप छोटे पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 500,000 ऐसे भी आप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं कि जब मेरे पास 20,000 होगा तभी मैं डालूंगा, या 1,00,000 रुपये आएगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा। आपके 500 भी हैं तब भी आप डाल सकते हो। बहुत सारे स्कीम्स में तो 100 रुपये में भी आप डाल सकते हो। तो ये मोटिवेट करता है आपको कि आप छोटे छोटे पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमने बात की अभी कि यूनिट्स और NAV। तो यूनिट्स मतलब क्या होता है? जैसे शेयर प्राइस होता है, स्टॉक का शेयर प्राइस होता है कि आप कोई भी स्टॉक देख लो, कोई भी स्टॉक आप सर्च कर लो, उस पर्टिकुलर डे पे उसका एक प्राइस होगा कि आज इसका स्टॉक इतने प्राइस पे बंद हुआ। मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक A है जिसका प्राइस आज 50 रुपीज़ चल रहा है। मतलब अगर आपने 50 रुपीज़ डाले या 500 रुपीज़ डाले तो आपको 10 स्टॉक्स मिल जाएंगे। उसी तरह म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलते हैं। यानी फॉर एग्जांपल किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का यूनिट प्राइस आज अगर फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ है, तो अगर आपने 1000 रुपीज़ डाले तो आपको 50 यूनिट्स मिल जाएंगे उस यूनिट के। 1000 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 50 यूनिट्स मिल जाएंगे। अब NAV जैसे स्टॉक का प्राइस होता है, उसी तरह यहाँ उसको NAV बोलते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम के उस पर्टिकुलर वैल्यू को, उस दिन के वैल्यू को, या उसका फेस वैल्यू जनरली 10 रुपये होता है म्यूचुअल फंड्स का। बट उस किसी भी दिन वो जिस वैल्यू पे अवेलेबल है, उसका प्राइस या उसकी वैल्यू जो है 10 रुपये का, फॉर एग्जांपल हमने बात की कि 20 रुपये चल रहा है, तो उसका NAV बोला जाएगा 20 रुपये। 10 साल बाद उसका अगर 200 हो गया तो उसका NAV बोला जाएगा 200 एंड सो ऑन, राइट। तो जिस तरह एक स्टॉक का प्राइस होता है, उस तरह यहाँ एक यूनिट का NAV होता है, राइट। अब आते हैं स्टॉक और स्टॉक प्राइस, और इसके बारे में हमने समझा यूनिट प्राइस और NAV के बारे में। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका KYC होना ज़रूरी है। तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए आपका पैन, आधार एट्सेट्रा, मोबाइल वगैरह जमा किया जाता है, और उसके बेसिस पे आपका अकाउंट वेरीफाई एंड ओपन किया जाता है। यहाँ पे भी आपको एक वन टाइम प्रोसेस KYC का होता है, नो योर कस्टमर, जिसमें आप अपने पैन, आधार वगैरह से आप अपने आप को एलिजिबल करते हैं कि अब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको ये प्रोसेस एक बार है, एक बार आपने KYC कर लिया, फिर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडिया में 40 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हाउसेज हैं, जिनको हम AMC या एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। आप उसी में से 40-50 में से कोई भी म्यूचुअल फंड, कहीं भी आपने एक बार KYC कर लिया तो अब आपको दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार KYC वैलिडेट हो गया, आजकल आधार बेस्ड वैलिडेशन हो गया है, तो प्रोसेस काफ़ी इजी है, ऑनलाइन प्रोसेस भी हो गया है। तो आप अपना पैन, आधार और ये सारा वेरिफिकेशन, ईमेल, मोबाइल वगैरह वेरीफाई करके, और आप अपना KYC, ये एक दिन 2 दिन मैक्सिमम लगते हैं इसमें, और ये हो जाता है बहुत इजीली। अगर सब कुछ आपका डेटा सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ये आपका KYC एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और देन आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसे कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल होता है, उसी तरह हर म्यूचुअल फंड का भी रिस्कोमीटर के थ्रू आप देख सकते हो कि उस म्यूचुअल फंड में, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है। तो जनरली ये लो से लेके वेरी हाई तक रहता है। आप देखोगे डेट फंड और लिक्विड फंड और ये सब में लो टू मॉडरेट रिस्क रहता है, जहाँ इक्विटी फंड्स में आप हाई और वेरी हाई रिस्क होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इक्विटी मार्केट में तो बहुत सेंसिटिव मार्केट है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो
और एक चीज़ वापस हम डिस्कस करना चाहते हैं, जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, NSE BSE और लार्ज कैप मिड कैप की बात कर रहे थे, तो इसमें आप एक्सचेंजेस ने, फॉर एग्जांपल NSE ने, बहुत सारे आप इंडेक्स का नाम सुनते होंगे, उनने कुछ इंडेक्स बनाए हैं जिसको आप देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर सेक्टर, वो पर्टिकुलर लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप कैसा मतलब परफॉर्मेंस ओवरऑल रहा है, एक अंदाज़ा आपको मिल सकता है। तो इनको इंडेक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 आपने सुना होगा, जिसमें टॉप 50 कंपनीज़ हैं इंडिया की। BSE ने एक सेंसेक्स बनाया है जिसमें 30 कंपनीज़ का इंडेक्स है, डिफरेंट सेक्टर के 30 कंपनीज़ हैं। निफ्टी 50 में भी डिफरेंट सेक्टर्स के, बैंकिंग, फाइनेंशियल, IT, ऑयल एंड गैस, एनर्जी एंड ऑल मतलब बहुत सारे सेक्टर्स मिला के, फार्मा, हेल्थ वगैरह सब कुछ को मिला के 50 स्टॉक्स जो हैं उनका एक इंडेक्स है, निफ्टी 50 बोलते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जिसमें मतलब निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 मिलाकर टॉप 100 कंपनीज़ का लिस्ट हो गया। मिड कैप 100 है, मिड कैप 150 है, स्मॉल कैप 100 है, स्मॉल कैप 250 है। मतलब ये सारे इंडेक्स बने हुए हैं बोथ NSEs एंड BSEs पे, डिफरेंट इंडेक्स, जिनको आप अगर ट्रैक करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि कैसा जा रहा है, कैसा मतलब वो लार्ज कैप वो या मिड कैप या स्मॉल कैप कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका आपको एक आइडिया मिल सकता है वो सारे इंडेक्स को देख के। जैसे होता है कि इंडिया में अगर आपको देखना है कि टॉप 100 स्कूल्स का लिस्ट आपने निकाला, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये टॉप 100 स्कूल्स हैं, इनमें कौन सा स्कूल किस लिस्ट पे है, नंबर 1 कौन सा है, नंबर 10 कौन सा है। उसी तरह आपको टॉप 100 कंपनीज़ के लिस्ट हैं, या निफ्टी 50 देखा आपने, या निफ्टी 100 देखा, या मिड कैप 150 देखा, या स्मॉल कैप 250 देखा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इन सारे लिस्ट में जो कंपनीज़ हैं उनके बेस पे ये इंडेक्स बना है और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये आपको पता चलता है वहाँ पे। तो रिस्कोमीटर के बाद हम आते हैं अब आपके फाइनेंशियल गोल्स पे आते हैं। कि हमने बात की थी शुरू में कि इन्वेस्टमेंट का मकसद होता है फाइनेंशियल गोल्स, बट इसके साथ साथ एक टाइम पे भी आपको बात करनी है कि वो गोल आपको कितने टाइम में अचीव करना है और उसका असर क्या होता है। क्योंकि टाइम के साथ साथ आपको पता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर, तो महंगाई दर में जैसे जैसे अगर महंगाई दर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आपका खर्च बढ़ जाएगा। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिखाया है कि अगर आप 10,000 रुपये में कोई चीज़ आज ख़रीद सकते हैं, तो सेम चीज़ को ख़रीदने में 5 साल बाद कितना पैसा चाहिए होगा, 10 साल बाद कितना चाहिए होगा, 20 साल बाद कितना चाहिए होगा, 30 साल बाद कितना चाहिए होगा। और यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई की जो बढ़त है या महंगाई वृद्धि दर है वो 8% प्रति ईयर है, प्रति साल। तो 8% पर एनम के दर से अगर महंगाई बढ़ रही है तो कोई वस्तु जो आपने 10,000 रुपये में आज ख़रीदी है उसको 5 साल बाद ख़रीदने के लिए 14,693 रुपये लगेंगे, 10 साल बाद ख़रीदने के लिए 21,589 लगेंगे, 20 साल बाद 46,600, 30 साल बाद 1 लाख रुपये से ज़्यादा लगेंगे। मतलब महंगाई अगर इसी दर से बढ़ती रही तो आप सेम काम जो आप आज 10,000 में कर सकते हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद आपको इतना अमाउंट लगेगा। तो इसीलिए आपको गोल भी डिसाइड करना है, तो आपको फ्यूचर को देख के करना है। फॉर एग्जांपल आज मैं 50,000 रुपये में अगर अपने बच्चे का ग्रेजुएशन करा सकता हूँ कहीं सिंपल से कॉलेज में, तो ऑब्वियसली वो 10 साल बाद डबल से ज़्यादा हो जाएगा वो। तो मुझे अगर 10 साल बाद मेरा बच्चा ग्रेजुएट होने वाला है तो मुझे 10 साल आगे का सोचना है कि उस हिसाब से कितना पैसा लगेगा, ना कि आज का। अगर मैं आज का सोच के चलूँगा और उस पर गोल सेट कर दूंगा तो वो हो जाएगा गड़बड़, मिसमैच। तो आपको 10 साल बाद का देखना है, या जितने साल बाद भी आपने देखा उसमें इन्फ्लेशन को आपको कैलकुलेट करके तब अपना गोल बनाना है, ठीक है। और गोल बनाने के बाद पहले तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मेरे पास 90-95% से ज़्यादा लोगों का ये है, जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई पैसे नहीं बच रहे, तो कैसे स्टार्ट करें। अभी तो भाई 500 ही बच रहे हैं या 1000 बच रहे हैं, 1000 में क्या होगा, 500 में क्या होगा। तो आप देखिए कि कोई भी अमाउंट छोटा नहीं है। हमने जब हम 10-15-20 साल की बात कर रहे हैं अपने बच्चे के एजुकेशन की, अपने रिटायरमेंट की और समथिंग की, तो आपके लिए
पैसे से ज़्यादा टाइम की वैल्यू यहाँ पे देखनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने देखा है कि 500 रुपये अगर पर मंथ भी आप बचत करना स्टार्ट करते हैं तो 20 साल के बाद आपका पैसा 4.94 मतलब लगभग 5 लाख रुपए के आसपास पहुँच जाता है। यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिटर्न 12% कंसिडर किया है कि कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में एसेट क्लास में आपने पैसा लगाया या किसी ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने पैसा लगाया जो आपको 12% की दर से रिटर्न दे दे, तो 20 साल के बाद आपका 500 पर मंथ जो भी आप लगा रहे हैं वो बढ़कर 5 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है। अब इस ग्राफ में आप देखिए कि टाइम की वैल्यू देखिए यहाँ पे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल 500 रुपये हमने हर महीने लगाना स्टार्ट किया और सेम 12% का रिटर्न हमने कंसिडर किया है तो 5 साल के बाद वो लगभग 41,000 रुपये, 10 साल के बाद 1,15,000 रुपये, 15 साल के बाद वो 2.5 लाख रुपये, 20 साल के बाद वो 4,95,000 रुपये, 25 साल के बाद वो 9,39,000 और 30 साल के बाद वो 17,47,000 रुपये के आसपास पहुंच सकता है। ये 500 रुपये की वैल्यू है जो हमें अगर आपको या मुझे या किसी को भी लगता है कि 500 रुपये से क्या होगा, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे टाइम ने क्या फैक्टर, मतलब कंपाउंडिंग का जो इफ़ेक्ट होता है, जैसे जैसे टाइम होता है वो कितना बड़ा होता जाता है। आप पहले 2 बार्स को देखिए या तीसरे बार के बाद जब आपका निवेश 10 साल को क्रॉस करता है तो वो मतलब उसकी गति बहुत तेज़ हो जाती है कंपाउंडिंग के इफ़ेक्ट के कारण, क्योंकि आपको अपने शुरुआती स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। तो यहाँ पावर यानी T जो है वो एक्सपोनेंट में है और वो इफ़ेक्ट यहाँ करता है। आप खुद समझ लीजिए कि अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुने 3 तो वो होता है 6, बट अगर 2 पर पावर 3 दे देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 हो जाता है वो। आपने अगर 2 गुने 5 किया तो वो होता है 10, और अगर आप 2 टू द पावर 5 कर देते हो तो वो हो जाता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और दूना 32, यानी कहाँ पे मतलब 10 और कहाँ 32, 2 5 ज़ा 10, 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है। तो आप इस ग्राफ में भी आप देख रहे होगे कि आपका पैसा वो 500 कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ऑब्वियसली आप इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसा और ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब कुछ इक्विटी टाइप के म्यूचुअल फंड्स स्कीम का परफॉर्मेंस देखते हैं। हमने लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप की बात की, तो उसी टाइप के कुछ फंड्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये कोई स्पेसिफिक अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और इनका पास्ट का परफॉर्मेंस का ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही रिटर्न देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होते म्यूचुअल फंड्स में। जस्ट आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लार्ज कैप से, मिड कैप से, स्मॉल कैप से। तो आइए नज़र डालते हैं। एक HDFC का टॉप 100 फंड है, तो आप नाम से आपको लग रहा होगा कि टॉप 100 मतलब ये लार्ज कैप टाइप का होगा। अब आप इसका रिटर्न देखिए कि पिछले 1 साल में, हाँ, और ये सारा डेटा जो है वो 8 फरवरी 2024 के हिसाब से है, उससे पहले का ये डेटा है। तो अगर किसी ने पिछले साल 9 फरवरी से 1,000 की SIP स्टार्ट की होती इस फंड में, तो उसके 12,000 बढ़कर 14,441 हो गए होते, यानी सालाना उसको 39.38 का रिटर्न मिल रहा होता परसेंटेज वाइज। पिछले 2 साल में 24 का 31,372 हो गया होता, यानी 28%। 3 साल में 36,000 का 50,000, 5 ईयर में 60,000 का 1,02,000, 10 ईयर में 1,20,000 का 2,69,000, यानी लास्ट 5 ईयर में 21%, 10 ईयर में 15% के हिसाब से उसको रिटर्न मिला होता। ये CAGR यानी कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रिटर्न की बात हम कर रहे हैं, ग्रॉस रिटर्न की बात कर रहे हैं, सॉरी। अब एक दूसरे
CAGR means compounded annual growth return, sorry. So this is इसका मतलब कि पिछले 1 साल में इसने कैसा रिटर्न दिया है। तो जनरली हम यहाँ पे CAGR देखते हैं जब हम बात करते हैं। एक लमसम के केस में CAGR और SIP के केस में XIRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखा जाता है। ये अगेन ये था, बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। आप सिंपली ये देख लीजिए कि एनुअलाइज्ड रिटर्न इसका है, ये आपको एक आइडिया देगा। नेक्स्ट हम जाते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के मिड कैप की तरफ, एक्सिस मिड कैप फंड की तरफ। तो नाम से ही लग रहा है कि ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसका मेजरली जो कंस्टिट्यूएंट होंगे वो मिड कैप स्टॉक्स होंगे। इसका लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का आप देखो तो 35 से लेकर 17 का रेंज है। पिछले 10 साल में इससे 17% से ज़्यादा के हिसाब से रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप की बात करते हैं तो अगेन पिछले 10 साल में इसने 22 से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 साल में 27 से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ये आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का एक एग्जांपल हमने रैंडमली लिया है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है और इनका पिछला प्रदर्शन का ये मतलब नहीं है कि आगे भी ये सेम काइंड ऑफ रिटर्न देंगे। अगेन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो हमने जो पहला स्लाइड स्टार्ट किया था कि इन्वेस्टमेंट क्यों, तो हमने इन्वेस्टमेंट क्यों का जवाब लिया कि भाई हमें पैसा बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हमने एसेट क्लास देखे, हमने गोल के बारे में देखा कि हमारी ये गोल है। अब हम उस स्टेज पे आए हैं कि चलो हम अपने गोल को कुछ टाइम पीरियड और कुछ अमाउंट से एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो हमने केवल सोचा था कि भाई हमें वैकेशन करना है, हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें घर खरीदना है, बट अब हम टाइम भी और अमाउंट भी एसोसिएट कर सकते हैं। आई बिलीव सो कि चलो अब हम थोड़ा सा, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन के बारे में देखा, हमने अभी का देखा कि भाई इन्फ्लेशन कैसे इफ़ेक्ट करेगा। अगर आपको 7 साल बाद कोई चीज़ चाहिए तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 7 साल बाद क्या वैल्यू चाहिए होगी, आज की वैल्यू नहीं। तो अगर वैकेशन करना है हमें और 3 साल बाद करना है तो आज का रेट क्या है और 3 साल बाद क्या होगा उसके हिसाब से। तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने कुछ डेटा सेलेक्ट किए हैं कि चलो ठीक है, हमने डिसाइड किया, हमने निकाला कि इन्फ्लेशन के हिसाब से 3 साल बाद हमें कोई वैकेशन करने के लिए हमें 1 लाख रुपए चाहिए होगा। कोई व्हीकल खरीदना हमें 2 व्हीलर या 2 व्हीलर तो 5 लाख में तो आराम से आ जाएगा। 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई हमें ख़रीदना है, उसके लिए हमें 5 लाख डाउन पेमेंट करना है 7 ईयर्स में। कोई घर खरीदना है, उसके लिए कुछ इधर मतलब लैंड खरीदना है, घर खरीदना है तो 25 लाख चाहिए हमें 20 साल में। हो सकता है 25 लाख में पूरा घर या ज़मीन आ जाए, या हो सकता है थोड़ा डाउन पेमेंट हो जाए। अगेन चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए 16 साल बाद, आज सपोज़ मेरा बच्चा 1 या 2 या 3 साल का है, तो ऑब्वियसली जब वो कॉलेज में जाएगा तो 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 इस टाइम में रहता है कि वो कॉलेज में एक बैचलर डिग्री के लिए जाता है बच्चा। उस समय उसको पैसे चाहिए अच्छे खासे, अगर आपको एजुकेशन देना है तो। एक एजम्पशन मैंने लिया कि चलो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, ठीक। बच्चे के मैरिज, अगेन आजकल 20, 22, 25 साल में मैरिज हो रहा है तो 15 लाख रुपए चाहिए मुझे 25 साल बाद। रिटायरमेंट खुद का देखना है तो अगर मैं 30 इयर्स का हूँ तो मुझे 30 इयर्स के बाद 1 करोड़ चाहिए। अगर मैं 25 साल का हूँ तो मुझे 35 इयर्स के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये सारे कुछ फाइनेंशियल गोल्स हो गए, कुछ टाइम पीरियड डिफ़ाइन कर लिए हमने, कुछ अमाउंट डिफ़ाइन कर लिया। आप कहीं भी ऑनलाइन भी देख सकते हो कि ये सारे गोल्स अगर हमें मीट करने हैं इतने समय में, तो कितना SIP, कितना पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमने रेट ऑफ रिटर्न 12% लिया है। कुछ ऐसे स्कीम्स में हमने डाले जहाँ पे हमें 12% मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप पिछली स्लाइड्स में देखोगे तो स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में, लार्ज कैप्स में आपने एक देखा कि आपको कैसा रिटर्न मिल रहा है, बट यहाँ पे हम 12% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप कहीं भी, चलो ठीक है, ख़राब स्थिति में 12% भी रिटर्न हमें मिल गया तो कितना अमाउंट चाहिए होगा। तो अगर आपको 3 साल बाद 1 लाख रुपए चाहिए तो आपको लगभग 2300 रुपये पर मंथ का SIP करना पड़ेगा। अगर आपको 7 साल बाद 5 लाख रुपए चाहिए तो आपको 3800 का SIP करना पड़ेगा पर मंथ।
अगर आपको 16 साल बाद 10 लाख रुपए चाहिए तो आपको 1700 का SIP करना पड़ेगा पर मंथ। 25 लाख रुपए चाहिए 20 साल के बाद तो आपको 2500 रुपये का SIP करना पड़ेगा। और 1 करोड़ रुपए अगर आपको चाहिए 35 साल के बाद तो आपको 1550 रुपये का SIP। ये लगभग अप्रोक्सीमेट डाटा है कि आपको इतना से आप SIP करोगे तो लगभग उस अमाउंट के आसपास पहुंच जाओगे। ठीक, आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपको 20 साल और 25 साल और 35 साल में 1 करोड़ पाने के लिए आपको मात्र 1550 रुपये पर मंथ चाहिए। तो टाइम का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। कुछ रूल्स हैं जो आप हमेशा ध्यान रखिए। आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया SIP या लमसम के माध्यम से, तो थोड़े रूल्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक तो है कि जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कीजिए। आप इसका वेट मत कीजिए कि 1 साल और रुक जाते हैं, 6 महीने बाद देख लेंगे, अभी पैसा नहीं बच रहा है। आप एक बार स्टार्ट कर दोगे बट SIP या लमसम या जिस भी मेथड से देना, आप ऑटोमेटिकली उतना पैसा आप बचा ही लोगे। कैसे ना कैसे करके आप कहीं से इधर से कटौती करोगे, कुछ उधर कटौती करोगे। 500 रुपये से स्टार्ट करो। आप टेंशन मत लो इसका कि मेरे पास 500 ही बच रहा है या 200 ही बच रहा है या 300 ही बच रहा है। आपको जो बच रहा है वहीं से स्टार्ट करो। ठीक, क्योंकि आपने देखा कि ये 500-200 रुपये ही लंबे समय में कितना बड़ा अमाउंट खड़ा कर सकते हैं। तो आप टाइम को वेस्ट नहीं करो, क्योंकि टाइम आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो आप ये 6 महीने साल भर आप पीछे मत हो। आप जब भी आपको लग रहा है आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। आप 100 रुपये से, 200 रुपये से, 500 रुपये से कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए। आप इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए कि हाँ कैसे इतने में मैं क्या स्टार्ट करूँ, 100 रुपये से क्या होगा और 500 से क्या होगा और 1000 से क्या होगा। ठीक है, देन अगेन इन्वेस्ट विथ अ पर्पस। मतलब आपने गोल डिसाइड किया, आप उसके बाद टाइम होराइजन डिसाइड कर लो कि कितने समय के लिए कौन सा पैसा किस गोल के लिए हम कर रहे हैं, और फिर बस उस पर कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। राइट, कभी कभी ऐसा टाइम आएगा कि आपका ठीक है इस महीने नहीं बचा, या 6 महीने थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, इमरजेंसीज आ गई जो नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसा चलेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्राई कीजिए कि कंसिस्टेंट रहे, डिसिप्लिन रहे। राइट, क्योंकि हमेशा सबका फेज एक जैसा चलता नहीं है, समय एक जैसा चलता नहीं है। कभी आपके पास ज़्यादा पैसा रहता है, जब ज़्यादा पैसा रहता है तो आप ज़्यादा निवेश कीजिए। कभी आपके पास बिल्कुल ही नहीं रहेगा, बचेगा तो ठीक है, जब नहीं बच रहा है तो नहीं निवेश कर पा रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब पैसा रहे, या तो कंसिस्टेंट रहिए या अधिक से अधिक निवेश करने का प्रयास कीजिए। अपना सिप का अमाउंट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ाइए। जनरली ऐसा होता ही है कि आपकी इनकम बढ़ती है, हर साल या हर 2 साल बाद कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ज़रूर होता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब जितना इंक्रीमेंट हुआ सब खर्च कर दिया। अगर आप पिछले 1 साल से या पिछले 2 साल से आप फॉर एग्जांपल लेट्स से 20,000 में अपना घर चला पा रहे थे, इस साल आपका बढ़कर 22,000 हुआ, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट SIP अमाउंट भी उसी तरह बढ़ाइए। कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा खर्च कर दिया उधर ही। जितना इंक्रीमेंट मिला 2,000 पर मंथ मेरा बढ़ के आया, बट मेरा खर्चा भी 2,000 पर मंथ बढ़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इमोशंस को थोड़ा किनारे रखिए, इधर उधर की बातों पे कि अरे यार अब तो यहाँ खरीद लो, वो 1 साल में 2 गुना हो गया, वो 6 महीने में 2 गुना हो गया, वो 3 महीने में 4 गुना हो गया। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपना लगे रहिए। बिल्कुल आपने गोल सेट किया, स्ट्रेटजी बनाई, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए, बस उस पर बस लगे रहिए। ज़्यादा भरोसा नहीं देना कि अरे मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, देखो मुझे ये मिल गया, अरे मैंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, मेरा रातों रात 10 गुना हो गया। तो ठीक है, मतलब जिनका हो रहा है उनको होने दीजिए। आप उस पर ऐसी बातों पे बहकावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं। तो इमोशंस पे नहीं देना है। प्लस ये भी इमोशन होता है कि अरे यार मार्केट बहुत गिरने वाला है, अब तो सारा पैसा निकाल लो मार्केट से, सब कुछ मतलब ख़त्म हो रहा है। कोविड जैसी बीमारी आई और चली गई, मार्केट फिर 6 महीने में उछल कर मतलब उससे ज़्यादा रिटर्न दे गया। जितना गिरा नहीं था उससे ज़्यादा मतलब डबल स्पीड हो करके उसने 2-3 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप अगर आप ध्यान दे रहे होंगे या देख पा रहे होंगे या सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोविड के कैसी गिरावट आई थी। और हर गिरावट में जिसने वहाँ पे बिना डरे इन्वेस्ट किया वो आज कितने प्रॉफिट में है, आप खुद जाके देख सकते हैं। तो जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल लगता है साल में एक बार, उन चीज़ों के भाव गिर जाते हैं तो आप एक की जगह पे 4 टी-शर्ट खरीद लेते हो, एक की जगह पे 4 साड़ियाँ खरीद लेते हो। तो उसी तरह जब मार्केट में ऐसी गिरावट आए
जहाँ पे आपको लगे कि अरे आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे थे वो लेट से पिछले महीने तक 20 रुपये में मिल रहा था और इस महीने अचानक से गिर के बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, वो 17 पे पहुँच गया है या 16 पे पहुँच गया, तो आपके पास मौका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट एक्यूमुलेट कर सको। तो आपके पास इस मौके का फ़ायदा उठाने का चांस है, उसको चूकिए मत। जब अच्छी गिरावट आए, बहुत गिरावट आए, तो ट्राई कीजिए कि आप SIP बढ़ा दें, थोड़ा लमसम कर लें, राइट। तो लंबे समय में ये फ़ायदा करेगा। और जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता तब तक इन्वेस्टेड रहिए, ठीक है। तो प्रोसेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का हमने बहुत सारा ऑलरेडी KYC के बारे में डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अपना KYC कंप्लीट कर लीजिए। उसमें अगर आपका पैन कार्ड से जनरली चेक हो जाता है कि आपका KYC है या नहीं है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक दिन में हो जाता है। देन अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट कीजिए और अमाउंट सेलेक्ट कीजिए और बस इसको रजिस्टर कर दीजिए। अगर आप SIP के थ्रू करना चाहते हैं, हर महीने 500, 1000, 2000 लगाना चाहते हैं तो वो रजिस्टर कर दीजिए। अदरवाइज़ आपके पास एक बड़ा पैसा है जिसको आप एक बार लगाना चाहते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन कर लीजिए। वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से है, आपका रिस्क प्रोफाइल और आपके इन्वेस्टमेंट होराइज़न कितने समय के लिए आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से है। ये सब को डिस्कस करने के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या वित्तीय सलाहकार से संपर्क ज़रूर करें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे नंबर और ईमेल, इवन आप मुझे इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे देख सकते हैं, ऋषभ रंजन चैनल सर्च कर सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे कि सिक्योरिटी मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, मार्केट रिस्क, जो कि आई थिंक कि अब आप समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत, उसके अधीन है। और सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें तभी निवेश करें। और कोई भी अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये सारे नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप कर सकते हैं व्हाट्सएप या ईमेल या कॉल के थ्रू। और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में ट्राई किया है इसको नहीं ले जाने का, और ट्राई किया है कि इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखने का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स अगेन फॉर योर अटेंशन। थैंक यू, बाय बाय।